हाल फिलहाल में ही वहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, तो क्यों ये स्थापित किया गया है, इसका काम क्या है, भारत का इसमें क्या सहयोग है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी 2 मिनट में आप लोग लिख लीजिए। चलिए आ गए सब लोग। अभी तो बहुत सारे बैग वैसे रखे हुए हैं। ये तुम लोग कितना खाते पीते हो जी? सुबह खा खाते हो, फिर लेके आते हो, फिर खाते हो, फिर पानी भी पीते हो हैं? अरे इतना गप्पे भी ज़्यादा टाइम। अब तो पहले 3 क्लास चलती थी ना, अब 2 ही चल रही है। 2 में भी मरे जा रहे हो सब हैं। हाँ तो कुछ लोग लड़कियां देखो कितना तत्पर हैं, और लड़के खाली लापरवाही कर रहे हैं इस क्लास में। जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदार आदमी तो और पहले आ जाता है कि यार जल्दी पढ़ लिख के नौकरी पूरी पाए, जो लापरवाही नहीं करेंगे। जो लड़कियां सब गैर जिम्मेदार हैं क्या? चलिए चलिए आ जाएंगे वो लोग भी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो एक तरह की वेधशाला है, समझिए। एक प्रयोगशाला, और सरल शब्द में अगर समझें तो एक प्रयोगशाला है। जैसे किसी कॉलेज महाविद्यालय में प्रयोगशाला होती है कि उसमें प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ बच्चों को समझाने के पर्पज से, ठीक उसी तरीके की एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला होती है जो कि सतह पे ना होके जो है सतह से ऊपर कुछ क्षेत्रों में 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पे उसको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे आप सतह से ऊपर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है आप पे कम होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप स्थिर हो जाएंगे और एक पिंड की भांति धरती के चारों तरफ जो है चक्कर काटने लगेंगे, यानी घूमने लगेंगे। जो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों तरफ आप जो है चक्कर काटने लगेंगे, जो ऐसे ऐसे जो। और वहाँ पे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, कितना टेम्परेचर अगल बगल के क्षेत्रों का है, किस प्रकार का मूवमेंट जो है आकाशीय क्षेत्रों में वहाँ से देख के ऑब्जर्व किया जा सकता है, माइक्रो ग्रेविटी की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ से देख के ऑब्जर्व करते हैं, अध्ययन करते हैं वहाँ रह के 2-4-10 दिन, महीना 2 महीना, और उसके बाद में फिर धरती पे वापस आते हैं। जो तो अब ये प्रयोगशाला इस प्रकार की कि इसमें मॉड्यूल जोड़े जाते हैं। मॉड्यूल का मतलब जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ठीक है, उसी तरीके के इसमें भी डिब्बे होते हैं, उनको मॉड्यूल कहा जाता है। जो मान लो इसमें 2-4 अंतरिक्ष यात्री इसमें पहले से हैं, जो है, और धरती से 2-4 अंतरिक्ष यात्रियों को फिर भेजा गया कि जाइए भैया उन लोग छोड़ दीजिए, वो लोग नीचे आ जाएं अपना अध्ययन लेके, आप लोग अब जाइए। जो है तो जाके दूसरा मॉड्यूल जो जाएगा, जिसको हम रॉकेट से छोड़ेंगे, चाहे PSLV से छोड़ें, तो भारी चीज़ों को PSLV से छोड़ा जाता है, तो उसको छोड़ेंगे, वो जाके जो है इसमें फिर ऐड हो जाएगा मॉड्यूल में। जो मॉड्यूल में ऐड हो जाएगा और फिर इनका वाला इसे छोड़ दिया जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये लोग वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जो तो इसी तरह की गतिविधि करने के लिए 90 के दशक में पश्चिमी देशों के मन में विचार आया। जो अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो मैं कल ही बता दिया कि अपने यहाँ तो भुखमरी की स्थिति रही है, जो अभी शोध अनुसंधान में अभी भी 2025 में भी उतना नहीं हम खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये विचार पश्चिमी देशों के मन में आया, और विशेषकर किसके मन में? अमेरिका, USA, जो नासा उसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, काफ़ी पुरानी एजेंसी है, ठीक है, तो उसके मन में विचार आया। इसके अलावा कुछ यूरोपीय देश, जापान, ठीक है, तो USA के लीडरशिप में फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा, इन सारे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से एक संगठन बनाया गया, और ये प्रमुख एजेंसियां यानी लीडिंग एजेंसियां थी। जैसे भारत की इसरो है, तो भारत अभी इसमें शामिल नहीं था। 1998 में, ठीक है, ये 5 देशों ने और 15 देशों को जोड़ा कि भैया थोड़ा बहुत पैसा आप भी
खर्च कीजिए, जो है हम लोग ऐसा ऐसा मिशन बनाने जा रहे हैं, तो आप भी कभी कभी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें रूस को भी शामिल किया गया, इसमें रसिया को भी शामिल किया, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसको कॉस्मोस बोलते हैं, उसको भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, कि आप जो है इसमें इन्वॉल्व हुई, और 15 देशों, मुख्य रूप से 15 देश थे और 5 देश लीडिंग कंट्री थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया। इन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलके जो है एक योजना तैयार की कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाया जाए। देखिए, इसको राष्ट्रीय नहीं इसीलिए जोड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाया गया, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो होता है, ठीक है, वो पूरे मानव समुदाय का प्रतिनिधि माना जाता है, किसी एक देश का नहीं होता है कि फला देश के अंतरिक्ष यात्री हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई भी शोध अनुसंधान करेगा तो पूरी मानवता के कल्याण के लिए होगा जो है, और नहीं करेगा तो नहीं कल्याण होगा किसी का जो है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक खास देश के लिए है। तो इसीलिए कई देशों को मिलकर 1998 में पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी निचले क्षेत्रों में, यानी सतह से लगभग 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मान लीजिए सतह है, अगर आपकी ये सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, तो इसे 400 से 600 किलोमीटर, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं LEO, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, यानी जो पृथ्वी की निम्न भूकक्षा है, ठीक है, उसके अंदर इसको स्थापित किया गया, और ये पृथ्वी का जो है चक्कर लगाती है और तमाम सारे अन्वेषण के कार्य होते हैं। जो यही है इसमें। ठीक है, अभी भारत के भी एक अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है उनका, हाँ, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा गया है। जो इसके पहले भी भारत का भी तमाम क्षेत्रों में सहयोग रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं था। जो अब भारत सरकार ने भी अपना टारगेट तय किया है कि 2035 तक हम भी अपनी स्वयं की वेधशाला बनाएंगे, जो यानी हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। जैसे चीन ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर दिया 2 साल पहले ही, जो है तियांगवेंग, क्योंकि चाइनीज नाम है, मंदारिन भाषा का नाम है, तो इसे इसी प्रकार का नाम होता है, तियांगवेंग। ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2021 या 22 के उसमें, कि तियांगवेंग हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित था, ये क्या है। ठीक है, तो ये चीन का अंतरिक्ष स्टेशन था जो है, तो चीन ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया। रूस ने भी 2024 में घोषणा की कि भैया अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की जो संधि है उससे हम खुद को अलग कर रहे हैं, क्योंकि उसका तो वैचारिक भी, खास करके अमेरिका के साथ उसका वैचारिक टकराव भी हमेशा रहा है। तो इसलिए उसने घोषणा की कि अब हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से खुद को अलग करके अब खुद का भी हम अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। जो इसी तरीके से भारत ने भी कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अपनी छोटी सी वेधशाला जो कि केवल माइक्रो ग्रेविटी के अध्ययन के लिए समर्पित होगी, जो है उसको हम लोग अंतरिक्ष में भेजेंगे। जो है मानव सहित मिशन होगा, मानव रहित मिशन नहीं होगा। मानव को भेजने के पहले हम लोग रोबोट को भेजेंगे। जैसे मानव को भेजने के पहले हम लोग बिल्कुल मानव की तरह रोबोट बना के भेजेंगे, तो वो कुछ ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद तब हम मानव को वहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की घोषणा भी पिछले साल भी भारत सरकार ने किया। तमाम सारी योजनाएं, भारत आदित्य मिशन है, सूर्य के अध्ययन के लिए है, गगनयान है, चंद्रयान है, मंगलयान है, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसियां जो है, एजेंसियां क्या, एजेंसी की है इसरो। अब तो भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है कि आप भी अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आइए, भागीदारी कीजिए, और इसरो के साथ मिलके जो भी इनकम हो उसमें आप भी भागीदार बनिए। जैसे जो सैटेलाइट लॉन्च होता है, दुनिया में भारत सबसे सस्ते दामों पे सैटेलाइट लॉन्च करता है। कई बार आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि भारत ने कनाडा का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, मैक्सिको का, तमाम सारे बड़े विदेश और छोटे विदेशों का सैटेलाइट लॉन्च करता है। जो तो ऐसा को थोड़े कि भारत की ज़मीन ऐसे कि यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करो तो अच्छा लॉन्च होता है। ठीक है, यहाँ सस्ते दामों में लॉन्च हो जाता है। ठीक है, वो सस्ते दामों में लॉन्च हो जाता है, तो क्यों इतना रुपया फूके। पता लगे 500 करोड़ रुपया उनका खर्च हो रहा है, भारत कह रहा है कि हम 250 करोड़ में ही कर देंगे। जो तो 250 करोड़ उनका बच ही रहा है, अपना भेज दिए, अपना सारा जो है कि हमारा ये चीज़ भेजना है, भेज दीजिए। जो
भारत से लॉन्च करवा रहे हैं, इसमें होती है मोटी कमाई, बजट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब सैटेलाइट लॉन्च करने का केंद्र धीरे धीरे भारत बन रहा है पूरी दुनिया में, खास करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक तरह से लीडरशिप की पोजीशन में है, जो है पूरी दुनिया में। लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो 1998 में 1998 में 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की गई, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा नाम सुने होंगे आप लोग ना। नासा मतलब यूएसए की है। दूसरा है रॉसकॉमॉस, रूस की है। लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये रूस की है। और तीसरा है जाक्सा। जाक्सा यानी कहाँ की एजेंसी है? जापान की। वेरी गुड, JAXA। जाक्सा कहाँ की है? जापान की। चौथी एजेंसी है आपकी ESA। ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और एक है CSA। CSA मतलब कनाडा स्पेस एजेंसी, ये कनाडा की है। और जाक्सा के बाद लिखिए और CSA ब्रैकेट में कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। मॉड्यूल का मतलब भाग कह सकते हैं। हाँ, मॉड्यूल वहाँ लिख दिए, देखो स्थापित किया गया। पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इस अभियान में इन 5 देशों के अतिरिक्त इस अभियान में इन 5 देशों के अतिरिक्त 15 अन्य देशों को भी भागीदार बनाया गया। यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निम्न कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह अंतरिक्ष स्टेशन
पृथ्वी की निम्न कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अब उद्देश्य इसका क्या होगा? टारगेट, अप्रोच क्या है इसका कि क्यों स्थापित किया गया है, क्या करेगा वहाँ? पर्यटन करने तो जाएंगे नहीं कि घूमने टहलने जाएंगे, तो लिख लो उद्देश्य। इसका मूल उद्देश्य खगोलीय अनुसंधान, इसका मूल उद्देश्य खगोलीय अनुसंधान मौसम विज्ञान में शोध, मौसम विज्ञान में शोध, मौसम विज्ञान में शोध, कामा दे के लिखते जाइए, मौसम विज्ञान में शोध, पर्यावरणीय अनुसंधान, पर्यावरणीय अनुसंधान एवं माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन सम्मिलित है, एवं माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन सम्मिलित है। माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन सम्मिलित है। बस और क्या लिखेंगे अब? और इसको आप लोग जाइए, ठीक है, समाचार पत्र जो है, करंट अफेयर्स, ये सब आप लोग हमेशा पढ़ते ही रहते होंगे। हाँ जी सर, जैसे लग रहा है सही में पढ़ते होंगे, पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, तो उसमें देखिए कि जो है भारत के अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया, तो उस अभियान मिशन का क्या नाम है? ठीक है, जो मिशन का नाम हो सकता है आगे चल के यूपीएससी की या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, जो है कि हाँ इस अभियान का संबंध किससे है, या भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए हैं तो किस अभियान के तहत गए हैं, कौन सी योजना है, किस स्थान से उनको भेजा गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया, ये सारे प्रश्न आपके निकट भविष्य में एग्जाम में पूछे जाने हैं। जो देखिए किसी भी विषय से प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये चार शब्द जो है आप हमेशा इन चार शब्दों में किसी भी घटना को आप जो है हमेशा एनालाइज करने का प्रयास कीजिए। कोई भी घटना होती है तो इन चार प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिल गया तो समझिए कि वो टॉपिक आपने पढ़ लिया। इसी चार से प्रश्न पूछे जाएंगे जो है, और नहीं पांचवा चीज कुछ है ही नहीं, जो कब हुआ, क्यों हुआ, है नहीं, और कैसे हुआ, और कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसको जाके जो है कोई भी घटना हो इसी आयाम पे आप लोग उसको एनालाइज कीजिए जो है। ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया आपका समाप्त। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है अब उसके अध्ययन पे आते हैं। अब सब ग्रह उपग्रह तारे सब हो गए। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी की सतह कैसी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग कैसा है, पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में क्या है। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इन सभी का मानव के जीवन में क्या प्रभाव है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई चीज़ होता है तो आपका जीवन होता है जलवायु से। ठीक है, तो अगर जब जीवन प्रभावित होता है तो उसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इसे मन है हमारा करने का, हम करेंगे, खाली है, क्लियर है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ? देखिए मैंने कहा कि जो भूगोल है पूरा आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भूगोल का आपके मानव जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी विषय का है आपके जीवन में, ठीक है, तो भूगोल का ही है।
ठीक है, हम लोग देखिए खान पान भूगोल के हिसाब से करते हैं, यानी जैसा टेम्परेचर होता है जिस क्षेत्र में उसी प्रकार का खान पान आदमी का होता है। ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा मांस मदिरा का सेवन आदमी करता है कि गर्मी बनी रहे शरीर में। गर्म प्रदेशों में थोड़ा हल्के दूध दही का सेवन वो कल्चर में होता है। जो चीज़ आप लगातार बहुत दिनों तक करेंगे वो धीरे कल्चर में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तापमान के हिसाब से आपको जो है कपड़ा पहनना है। जैसे इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ह्यूमिडिटी इस समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपके शरीर पे उस टाइम इम्पैक्ट पड़ा है, उसी हिसाब से आप कपड़े पहनने हैं। रहन सहन आपका जिस प्रकार का क्षेत्र होगा, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको पर्वत के अनुरूप घर आपको बनाना पड़ेगा। आप मैदान के अनुरूप अगर घर बना दिए पर्वतीय क्षेत्रों में तो रह ही नहीं पाएंगे, किसी दिन उस दिन दबे पड़े मिलेंगे। जो है जहाँ पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो जो छत बनाया जाता है, हर क्षेत्र का अपना होता है, भूगोल के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। आप छत देखेंगे तो छत सपाट अपने यहाँ की तरह नहीं बनाई जाती है, तो छत बनाई जाएगी इस प्रकार की बनाई जाएगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये संभावना प्रबल होती है कि बर्फबारी हो, पता लगे इसे छत बनाए हैं, इससे बस आके इतनी मोटी बर्फ जम गई, नीचे आप लेटे हुए हैं तो छत वत गिरी, उसी में सब कहानी खत्म। ठीक है, तो अब वो भी आपको उसी के हिसाब से। मैदानी क्षेत्रों में समतल क्षेत्र है तो यहाँ पे इस प्रकार की गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी घर की नींव जो होती है, ठीक है, वो थोड़ा ऊंचाई पे बनाई जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, गांव में या शहरों में तो गांव जो घर की नींव होती है वो थोड़ा ऊंचाई बनाई जाती है। उसका कारण ये है कि बाढ़ संभावना है कि बाढ़ आ जाए जो है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ जल के रुकने की संभावना हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो इसलिए नींव ज़्यादा ऊंचाई बनाई जाएगी। देखिए अब ये सब प्रत्यक्ष रूप से तो आपको नहीं लगता है कि हाँ ये इसका भूगोल से क्या लेना है, लेकिन ये भूगोल का ही प्रभाव है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में घर बनाए जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र के घरों में ज़्यादा खिड़की बहुत बड़ी बड़ी नहीं रखा जाता, जैसे अपने यहाँ दीवार से बड़ी खिड़की बना दी है। ठीक है, पूरा खिड़की खोल दी, पूरा घर हवा महल हो गया। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पता लगा हवा महल बना दिए और घर में धूल भर भर गई, जो एकदम से पूरा बालू बालू हो गया पूरे घर में जो है। ठीक है, तो अब वहाँ जो खिड़कियाँ बनाई जाएंगी बहुत छोटी बनाई जाएंगी, तो खिड़की का वहाँ एक के उद्देश्य हो कि रोशनी थोड़ा सा आ जाए, इसके अलावा कोई नहीं। अगर ज़्यादा बड़ी बना दिए तो धूल भर जाएगी तो कोई मतलब है नहीं, और अगर खिड़की बना भी दिए वो हमेशा बंद रखते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं, अनावश्यक खर्चा बढ़ जाएगा जो है, क्योंकि खिड़की जितनी ज़्यादा रहेगी उतने घर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि खिड़की कम ही बनाओ, छोटी बनाओ, वो भी भूगोल का प्रभाव है। ठीक है, हर चीज़ अगर आप देखेंगे सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे, खान पान से आपकी पूरा कल्चर जो है वो भूगोल से निर्धारित होता है। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी आपको प्रभावित करती है, आपको लाभ भी पहुंचाती है, उसके खतरे भी हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात सब आते हैं तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक हलचलों का ही योगदान होता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण किसी क्षेत्र में भूकंप की बारंबारता खूब है, किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी आ रही है, विस्फोट हो रहा है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कहीं भूस्खलन भी हो जा रहा है, कहीं जो है चक्रवात की बारंबारता बहुत ज़्यादा है। ये तो सब निगेटिव हो गई। ठीक है, निगेटिव भले हैं लेकिन प्रभाव तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। अगर ज्वालामुखी अगर फट गई तो मरेंगे तो हम ही। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि भाई जो है कौन सा क्षेत्र ज्वालामुखी से प्रभावित है, कौन सा क्षेत्र नहीं प्रभावित है, जब तक ये अध्ययन हम नहीं करेंगे तब तक कैसे बता पाएंगे कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, कौन सा क्षेत्र नहीं प्रभावित है। तीसरी चीज, जितने भी खनिज संसाधन हैं वो पृथ्वी के गर्भ में समाहित हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए ना खनिज संसाधन, समृद्ध बनने के लिए खनिज संसाधन ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आज अरब देश पूरा अमीर बने हुए हैं जबकि उनके यहाँ जो है न मृदा उपजाऊ है न कुछ है। ठीक है, लेकिन देखिए तो पूरा यूएई वगैरह आप देख लीजिए, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो आपसे कई हजार गुना ज़्यादा है जो। ठीक है, सब तेल बेच बेच के सब राजा हो गए जो है, और हम लोग यहाँ हल चला चला के मर गए। ठीक है, खाने भर का पैदा कर पाए जो है। ठीक है, तो वो संसाधनों के बल पे ही तो हैं, प्राकृतिक संसाधनों के बल पे ही तो हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करोगे ही नहीं तो अंदर क्या सोना छुपा पड़ा है कि मोती छुपा है कि जो है कोयला है नहीं, उसका अध्ययन कैसे कर पाओगे जो है। तो इसलिए आप देखिए कि
आपके देश में बिल्कुल इसके लिए समर्पित एजेंसियां होती हैं कि खनन मंत्रालय भारत सरकार में एक अलग मंत्रालय ही है कि पृथ्वी के खनन से संबंधित काम उसको करना। अगर आपको मिट्टी भी खोदना है, ठीक है, तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि कमर्शियली लेवल पे आप खोद रहे हैं मिट्टी, तो उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप मन करे जहाँ खोदाई जो है शुरू कर दें जो, तो वो सब खनन से जुड़ा विषय है। और जितने भी खनिज, जैसे आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो पूरा खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। जो कहीं कोयला पाया जाता है, कहीं अभ्रक पाया जाता है, कहीं एल्युमिनियम पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता है, कहीं कुछ पाया जाता है, पूरा भरा पड़ा है। तो खनन की जानकारी अगर हमको नहीं होगी और पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो हम उसको वैज्ञानिक ढंग से खोद नहीं पाएंगे। जो अब गईती और गणासा से तो खन नहीं जाएगा कि फावड़ा उड़ा लेके चले गए खन लाए जो है, ठीक है। उसके लिए देखना पड़ेगा कितने गहराई पे कितना टेम्परेचर है, कितना घनत्व है, कहाँ की चट्टानें किस प्रकृति की हैं, ठीक है। तो वो सब देख के तभी तो हम वैज्ञानिक ढंग से उसको खुदाई कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव होता है, ठीक है। हमारे आर्थिक संपन्नता में भी और प्राकृतिक आपदाओं में भी नकारात्मक प्रभाव के रूप में जो गहरा प्रभाव मानव के जीवन पे होता है। ना कि मानव जीवन, सब जितने भी सतह पे रहते हैं, मानव के अलावा भी जो जीव जंतु हैं वो भी प्रभावित होते हैं जो, ठीक है। तो इसीलिए जब उससे हम प्रभावित होते हैं तो उसका अध्ययन हम क्यों ना करें जो। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करते हैं। अब ये तो हो गया कि क्यों करें अध्ययन, इसका उत्तर अब आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि भैया क्यों अध्ययन करें जो, ठीक है। अब इसमें नहीं, अब अध्ययन जितना भी आज तक अवेलेबल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आप लोग भी जानते ही होंगे। बहुत बुनियादी चीज़ें हैं कि भैया भूपर्पटी है, मेंटल है, कोर है, ठीक है। आप लोग किताब इतना तो पढ़े ही होंगे। आप लोग BA पास हो गए हैं, कुछ लोग अभी पास नहीं हुए हैं, मतलब 1-2 साल में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इतना तो जानकारी होगी। ये तो बुनियादी चीज़ है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा गया है। एक भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं उसको, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। पृथ्वी की जो त्रिज्या मानी जाती है कितनी है, कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? एनसीईआरटी तो पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत आप जो है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। अभी ये मान लो पृथ्वी की सतह है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सतह, जिसपे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, उसको हम लोग सतह बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली परत जो मानी जाती है उसको बोलते हैं भूपर्पटी, जिसकी गहराई जो होती है बहुत मोटी परत नहीं होती है, लगभग 29 किलोमीटर कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 30 किलोमीटर लिखा रहता है, और कहीं कहीं 30 से 35 किलोमीटर भी लिखा रहेगा। तो आप लोग किलोमीटर में ना उलझिएगा, इसलिए हम सब सारी चीज़ें बताए दे रहे हैं जो है कि वो संदर्भ की बात है कि किस संदर्भ से कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं, उस पुस्तक का लेखन जो हुआ है वो किस संदर्भ से हुआ है, ठीक है। तो आप अमूमन ये मान के चलिए कि 30 से 35, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी जो भाषा है उसमें लिखा है 35, कहीं कहीं पुरानी वाली एनसीईआरटी में 29 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब 29, 30, 32, 35 इसमें कन्फ्यूजन है। आप ये मान के चलिए कि 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन अब सांकेतिक रूप से किलोमीटर में यहाँ पे लिख दिए। तो 29 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, भूपर्पटी। और 2900 किलोमीटर से, सॉरी 29 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, यानी 2900 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंटल। और इसके नीचे का जो भाग है, अब 2900 किलोमीटर से लेके लगभग 6371 किलोमीटर, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है वो 6371 किलोमीटर मानी जाती है, जो एनसीईआरटी की भाषा है, ठीक है। तो 6371 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक के भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोर, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग बांट देते हैं, दूसरी कलम सेलेक्ट कर लें, इसमें भी हम लोग बांट देते हैं आंतरिक कोर और बाह्य कोर। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोर
और इसको बोलते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। अब पहला प्रश्न तो आपका हो गया कि क्यों पढ़ें। दूसरा प्रश्न है कि कैसे पढ़ें। ठीक है, ये जो विभाजन किया गया है ये तो हमारा परिणाम है कि हमने अध्ययन किया किसी तरीके से और हमने एक प्रतिफल तैयार कर दिया कि हाँ भैया इतने विभाजन हैं। ठीक है, भूपर्पटी है, मेंटल है, कोर है। ठीक है, ये 3 भाग पृथ्वी के बांटे गए हैं। लेकिन अभी कैसे हम को इतना गहराई में थोड़े घुस के जाके अध्ययन कर पाएगा जो। ठीक है, क्योंकि अपनी सीमाएं हैं मानव की। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप जा पाएंगे जो खनन की सबसे गहराई वाली कूप हैं या कुएँ हैं, 3000 सॉरी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अधिकतम 8 किलोमीटर तक आप मान लीजिए। इसके गहराई में आप गए ही नहीं, 8 किलोमीटर तक भी आप चले जाएंगे तो बहुत बहुत गहराई हो गई समझिए। और आपको अध्ययन करना है कितने 6000 से ऊपर किलोमीटर का जो, तो कैसे इतना संभव ही नहीं कि इतनी गहराई में जाके आप अध्ययन कर पाएँ जो। तो कैसे हमें हमें जानकारी मिली जो, क्योंकि हमारे पास सोर्स जो हैं इसके अध्ययन के कौन कौन से हो सकते हैं। सोचो थोड़ा सा है। कथा मत सुनो करो, हम सुनाए तो थोड़ा सोचना भी स्टार्ट करो कि क्या जो है तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो, हम अकेले काहे करेंगे। है ज्वालामुखी उद्गार यानी सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यानी अगर हम कैसे में जाएंगे तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो उससे जो पदार्थ निकलता है उसका हम विश्लेषण अगर करेंगे कि इसमें कौन से खनिज हैं, कितना टेम्परेचर इसका है, जब निकलता है देखिए पिघला हुआ अवस्था में बिल्कुल जो है लाल लाल लावा तरह दिखेगा जो। ठीक है, तो अब उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, कितना घनत्व रहा होगा, कितनी गहराई से वो आया हुआ है, कितने प्रेशर में था, दबाव कितना था, ये सब अध्ययन हम कर सकते हैं जो। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं होगा। देखो कि जो ज्वालामुखी के सामने लावा का उद्गार होता है वो कहाँ से होता है, दुर्बलता मंडल से होता है। 200-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर जो प्लाज्मा परत होती है, आगे चल के बताएंगे कि प्लाज्मा परत क्या होती है, उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। जो लिक्विड नहीं है और ना ठोस है, वो सेमी लिक्विड परत है जो, इसलिए उसको नाम ही रखा गया दुर्बलता मंडल। दुर्बल का मतलब प्लास्टिक परत भी उसको कई बार आप पढ़ते हैं जो है, वो स्थल मंडल के जस्ट नीचे है जो। ठीक है, तो वहाँ से आती है। तो ज्वालामुखी से हमको जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी कि पृथ्वी की आंतरिक सतह कैसी है, यानी आंतरिक संरचना स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार का है, ये जानकारी हमको जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। अब ये आंतरिक कोर या बाह्य कोर की चट्टानें कैसी हैं, कितने घनत्व में है, कितना दबाव है, कौन सी चट्टानें इसमें हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, कौन सा अयस्क है, ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चल पाएंगी। ज्वालामुखी तो खाली पता नहीं चल पाएंगी। और इसके अलावा हाँ, ज्वालामुखी एक है, इस स्रोतों में एक शामिल हो सकता है कि ज्वालामुखी भी एक कारक हो सकता है जो। सोच के बताओ, सोचो है। हाँ ठीक है, भूकंप भी हो गया, ज्वालामुखी और भूकंप, चलो ये भी हो गया। और टेक्टोनिक प्लेट, ये क्या है टेक्टोनिक प्लेट? बस यही तो है। तो लैंडस्लाइड से क्या होगा, लैंडस्लाइड से ज़्यादा यहाँ चट्टान खिसक के उधर चली जाएगी, उसमें कौन सा हमको लाभ मिलेगा, उसमें कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। किससे? वो तो यार भूकंप में ही शामिल हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, वो तो एक तरह का अध्ययन हो ही गया, तरंगों का अध्ययन वो तो हम करेंगे ही बाद में जो है। ठीक है, वो भी वो सबसे बड़ा जो है सटीक तो वही है। लेकिन उसके अलावा जितने भी जानकारियाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हैं, उसके सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, कहाँ से जानकारी हमको मिली जो है, ये प्रश्न है हमको ना, कि कैसे कैसे अध्ययन करेंगे हम जो, ये बात हमको जानना है ना। तो उसके उसके बारे में पूछ रहे हैं।
कुछ मानव भी करता है कि नहीं करता है अपने जीविका के लिए। जो अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किसका प्रभाव मानव पे कैसे पड़ता है जो है, ठीक है, खनन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। तो खनन भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, खनन नहीं हो सकता है, खनन भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे ड्रिलिंग की परियोजनाएं चलाई जाती हैं पृथ्वी के सतह में, सतह से और आंतरिक भागों में जो है ड्रिलिंग की जाती है कि अंदर से देखा जाए भैया कितनी गहराई में क्या है, कहाँ पानी है, कहाँ जो है कोई तेल पाया जाता है या कोई लोहा कोयला खनिज कोई पदार्थ वहाँ उपस्थित है। इसके लिए ड्रिलिंग परियोजनाएं चलाई जाती हैं, कुएँ बहुत गहराई गहराई की खुदाई की जाती है, ठीक है, खास करके जिन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, तो वो भी एक खनन भी एक बड़ा कारक हो सकता है इसके लिए जो। इसके अलावा इसके अलावा पृथ्वी की, जब आप लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत। तो उन सिद्धांतों से भी थोड़ा बहुत हमको एक हिंट मिल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी होगी जो है, क्योंकि अलग अलग सिद्धांत बताते हैं कि भैया पृथ्वी में जो है ब्रह्मांड में एकाएक विस्फोट हुआ, फिर उसके पदार्थ बिखर गए, पदार्थ धीरे धीरे ठंडे हुए, ठंडे होने पे वो सिकुड़े, सिकुड़ के फिर इकट्ठा हुए, फिर समूह बन गए, समूह बन गए, फिर उसके बाद में तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का और तमाम पिंडों का रूप लेके वो आज वर्तमान में जिस तरीके से हम लोग देखते और महसूस करते हैं उस तरीके के स्वरूप में आ गए। जो है ये प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चली, उसके बाद में वर्तमान स्वरूप में वो आए। तो अब इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरा ठोस ही होगा, क्योंकि अगर लड्डू बांध दिए सब सारे, जैसे लड्डू आप लोग खाते हैं ना, लड्डू का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को भूख वाली स्थिति होगी जो है, और ऐसी चीज़ों का आप उदाहरण दें तो बहुत अच्छा लगता है जो, ठीक है, मन ही मन जो है एक तरह से ललचाहट पैदा होती है कि भगवान बताइए जो है, तो भूख से भी कोई चीज़ खाने वाली बढ़िया चीज़ हो दिखा के हटा दिया जाएगा। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें कई सिद्धांत ऐसे हैं कि जैसे आप देखेंगे लड्डू है, लड्डू में तमाम छोटे छोटे कण होते हैं, बूंदी जिसको बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके जो है ठंडा करके और फिर बांध दिया जाता है। देखिए सेम बिल्कुल यही सिद्धांत है जो उनका कहना है कि भैया पदार्थ जो है एक विस्फोट हुआ तो तमाम जो है छोटे छोटे अणुओं में बदल गए, और जैसे जैसे वो ठंडे हुए वो सब एकत्रित होते गए, ठोस आकार का रूप लेके जो है और तमाम आकाशीय पिंडों के रूप में हमारे सामने हैं, जिसमें ग्रह, उपग्रह, तमाम सारे आकाशीय पिंड धूलकण के रूप में आज भी हमारे सामने उपस्थित हैं जो, ठीक है। तो अगर अब ये इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, तो इसका मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ठोस है जो है। पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई में कितना दबाव है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर के जो पदार्थ हैं उनका भार तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा ना, जैसे जैसे गहराई में हम जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ता चला जाएगा जो है। जैसे अगर ये सतह है, ये सतह है, ठीक है, सतह से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ऐसे ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता चला जाएगा जो है, घनत्व बढ़ता चला जाएगा जो है। अब घनत्व बढ़ता चलाएगा तो ऐसा संभव नहीं है कि इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाए, क्योंकि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5 ग्राम पर क्यूब, और भूपर्पटी का माना जाता है कि 3 है, कोर का माना जाता है लगभग 12 से 13 ग्राम है। यानी बढ़ा तो है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब कि बीच में कोई ना कोई तरल वाली परत भी है जो पूर्णतः तरल अवस्था में है जो है। तरल अवस्था में कौन सी परत को माना जाता है, बाह्य कोर को, बाह्य कोर को माना जाता है कि तरल अवस्था में। इसी प्रकार टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर भी माना जाता है कि सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा है, ठीक है, इस अनुपात में तापमान बढ़ेगा तो इसका मतलब कि अगर हम 1-2 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं 1-2 किलोमीटर अगर अंदर चले जाएंगे
इतना ज़्यादा तापमान हो जाएगा कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पूरा मेंटल जो है ठोस अवस्था में है। एक ऊपरी भाग को छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा लिक्विड में है वो, लेकिन वो सेमी लिक्विड है, उसको आप तरल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि तापमान इस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने में सबसे ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, प्रबल में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है भूकंपीय तरंगे। क्योंकि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी सोर्स हैं, अभी मैं लिखवाऊंगा भी, ठीक है, उसमें कोई भी एक ये बताने में सक्षम नहीं है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, सिवाय एक के, और वो है भूकंपीय तरंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगे बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, और वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट कर देती हैं। क्योंकि भूकंपीय तरंगों की गति को, क्योंकि कोई भी तरंग जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसकी गति उतने तेज होगी। कोई भी तरंग होगी, जो ये सामान्य नियम होता है फिजिक्स का, कि ज़्यादा घनत्व में रहेगी तो उसकी स्पीड जो है तेज रहेगी, और घनत्व कम होगा जिस क्षेत्र में, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अब एक चीज़ तो तरंग से पहला हम नाप ले रहे हैं कि कहाँ पे घनत्व ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, उन तरंगों की स्पीड को नाप के। दूसरा ये चीज़ हम नाप ले रहे हैं कि कुछ तरंगों का अपना नेचर होता है कि वो केवल ठोस भागों से ही होके जा सकती हैं। अगर बीच में कहीं तरल आ गया तो तरंग गायब, ठीक है। और कुछ तरंगें ऐसी हैं कि ठोस तरल गैस सब में चल सकती हैं, और कुछ तरंगें ऐसी हैं कि जो केवल पृथ्वी के ऊपरी भागों में, यानी सतही तरंगें जिसको बोला जाता है, यल तरंगे जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये ऊपरी भागों में ही चलती है, 10-20 किलोमीटर के अंदर में ही चलती है। तो सतही तरंग का अध्ययन करके ऊपरी भागों के बारे में बढ़िया जानकारी मिल जा रही है जो। और एक होती है प्राइमरी तरंग, जिसको पी वेव्स बोलते हैं, या प्राथमिक तरंगें भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है यस, द्वितीयक तरंगे, ठीक है। तो इन तरंग की विशेषताओं के आधार पर, इन विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद में ही हम लोगों ने ये भूपर्पटी, मेंटल और कोर को हम लोग विभाजित किया है। और इसके अलावा भी एक यांत्रिक विभाजन किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने डिसकंटिन्यूटी पढ़ा होगा, गुटेनबर्ग, मोहो, रेपटी, कोनार्ड, ये सब पढ़ेंगे नहीं? ये डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी तरंग अगर एक स्थान से चल रही है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से वो डिसकंटिन्यू हो जा रही है, फिर उसके बाद आगे जाके फिर उसी स्पीड में आ जा रही है। तो वो चीज़ देखने के लिए उसको बीच में गैप बन जा रहा है, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, और हिंदी में असंबद्धता, ठीक है। तो इसी को एक नाम दे दिया गया है जो है कि कौन सी जो है असंबद्धता कहाँ पे पाई जाती है। अब समझ खूब लिए, अब थोड़ा सा लिखो, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ओवरडोज, ठीक है। ओवरडोज हो जाएगा तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूजन। जितना अभी तक समझाया गया उतना लिख लो पहले, उसके बाद तो फिर आगे हम लोग जो है कुछ बोले चाले। लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हेडिंग का वैसे लिखो, हेडिंग तो डाल ही दी हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हो। लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अति आवश्यक है, जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होने वाली घटनाओं का प्रभाव, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होने वाली घटनाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव सहित अन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ता है।
मानव सहित अन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, खनन, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, और क्या बोले हैं, खनन, पृथ्वी के सतह की प्रकृति, पृथ्वी के सतह की प्रकृति, मृदा, प्रकृति, पृथ्वी की सतह की प्रकृति। सतह की प्रकृति का मतलब हो गया कि ऊबड़ खाबड़ सतह है, कि ढाल वाली सतह है, कि जो है घाटी वाली सतह है, कैसी सतह है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रही होगी, हमको भी लग रही है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं लग रही है, ठीक है। हाँ, तो सतह की प्रकृति का मतलब ये हो गया। जो मृदा, मृदा भी आपकी किस क्षेत्र में कैसी होगी, ये भी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर से ही तय होता है, ठीक है। अगर मृदा बढ़िया उपजाऊ है तो खेती पाती होगी, बढ़िया हरियाली रहेगी, संपन्नता भी संभावित है। अगर मृदा ऊसर है, रेगिस्तानी है, तो ये संभावना है कि समृद्धि उस क्षेत्र में कम होगी, ठीक है। जैसे भारत में राजस्थानी क्षेत्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बात करें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को ले लीजिए, ठीक है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो मृदा उतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से रही सही कसक बारिश भी नहीं होती है, या बारिश ना के बराबर होती है, ठीक है। तो मोटे अनाजों की खेती जिसमें पानी कम लगता है केवल वही उत्पादित हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए सतह की प्रकृति सीधे आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो क्या लिखें, मृदा इत्यादि, इत्यादि, मृदा इत्यादि, मृदा इत्यादि। लिख लिए, पूर्ण विराम, आगे लिखो। अर्थात, इसी में आगे बढ़ा लो। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। भूकंप, ज्वालामुखी सब आज ही आ जाएगा लग रहा है, ठीक है। इसलिए टॉपिक पढ़ाना ही खतरनाक है तुमको, है नहीं। बिजली उजली सब गिर जाएगी आज ही, पूरा सब नहीं हो जाएगा जी। अब ये भी एक तरह से भूगोल का ही प्रभाव है, ठीक है। भूगोल का कैसे प्रभाव है, क्योंकि जितने भी जीव जंतुओं के आवास थे, प्राकृतिक आवास थे, वहाँ तो आदमी ने कुछ छोड़ा नहीं। जंगल रहे तो उसको काट पीट के सब अपना घर और बना लिए, हाईवे भी बना दिए। जो तालाब नदी थे सब सूख गए अतिक्रमण के कारण। तो जंगल में कुछ है नहीं खाने का। बंदर देखिए क्या खाते हैं जंगल में, बंदर अब खाली जंगल में बंदरे बचे भी, ठीक है। बाकी तो कुछ को खा डाले, अभी लोग मतलब कुछ को खा डाले, कुछ छोड़े, बंदर को छोड़ के अभी अपने आप कोई जानवर बचता है जिसको नहीं खा लेते हैं आप लोग, मतलब सब लोग नहीं, लोग तो नॉनवेज ही नहीं खाते होंगे, कुछ लोग खाते भी होंगे, लेकिन तो बंदर खाली बचे हैं। बंदर को भी खाने कुछ प्राकृतिक आवास में बचा नहीं, तो जहाँ उसको खाने को मिलेगा वहाँ आएगा ही आएगा। तो बस्ती शहर में खाने को उसको मिल रहा है, खा पी रहे हैं। खाए पिएगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसका पेट भरेगा तो वो समाज में कुछ नकारात्मक या सकारात्मक अपना योगदान देगा ही देगा, जो वो भी दे रहा है अपना। चलिए, हाँ क्या लिखे हैं, किस प्रकार की है, इसका अध्ययन, इसका अध्ययन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोतों से, किस प्रकार की है, इसका अध्ययन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोतों से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, यानी नए नए चीजें जुड़ भी रही हैं। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
अधिक गहराई तक देखना संभव नहीं है। आंतरिक संरचना में अधिक गहराई तक देखना संभव नहीं है। अधिक गहराई तक देखना संभव नहीं है। इसीलिए हमें प्रत्यक्ष स्रोतों के साथ साथ प्रत्यक्ष स्रोतों के साथ साथ अप्रत्यक्ष साधनों की भी आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष स्रोतों के साथ साथ अप्रत्यक्ष साधनों की भी आवश्यकता होती है। मन करे यहीं पे थोड़ा ऐसे बांट के बना लो। रुक जाओ, हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे एक छोटी सी हेडिंग बना लो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत इसको दो भागों में बांट लो। एक तरफ लिख दो प्रत्यक्ष स्रोत, एक तरफ लिख दो अप्रत्यक्ष स्रोत। हमारी राइटिंग जो है कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत ही मतलब निचले या दर्जे की कह सकते हैं, बिल्कुल अपने यहाँ भाषा में घटिया है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पे आप निसंकोच पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा तो ये आप लोगों की काबिलियत है। ठीक है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। इसलिए अब यहीं पे विभाजन करके लिखो। इस तरह लिख लोगे तो थोड़ा याद करने में आसानी होगी। जो ऐसे घूंच के लिखोगे पैराग्राफ में तो याद करने में आसान नहीं रहेगा। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या है भैया? प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब जो हमें दिखे, ठीक है, जिसको हम देख के बताएं कि हाँ भैया पृथ्वी के आंतरिक भागों से आया है और इसमें ये चीज है। तो पहला देखो पृथ्वी के इसमें प्रत्यक्ष स्रोत में पहला लिख दो खनन क्रिया से प्राप्त चट्टानें। खनन की प्रक्रिया से प्राप्त चट्टानें। खनन की प्रक्रिया से प्राप्त चट्टानें। अब चट्टानें जो प्राप्त होंगी उनका विश्लेषण करके देखा जाएगा कि भाई कितनी गहराई से आई है, क्या क्या इसमें है। प्रत्यक्ष स्रोत और क्या क्या है, दूसरा लिखो। है? नहीं, अभी प्रत्यक्ष कहाँ दिख नहीं रहा है। जो चट्टान निकल रही है, निकली, उसको देखेंगे, ले जाके लैब में टेस्ट करेंगे कि क्या क्या इसमें खनिज पाया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष स्रोत हो गया ना। ठीक है, जो प्रत्यक्ष का मतलब दिख जाए, अप्रत्यक्ष का मतलब कि इसको हम अनुमानित करें या किसी चीज के विश्लेषण के द्वारा उसको निष्कर्ष पे पहुंचे, वो है। अभी दोनों लिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे प्रत्यक्ष कैसे और कैसे अप्रत्यक्ष। जो दूसरा लिख दो तेल के कुओं की खुदाई। तेल के कुओं की खुदाई। तेल के कुओं, हाँ प्रत्यक्ष में, जितना गहराई तक आप खोद ले जाएंगे वो आपकी प्रत्यक्ष ही हो जाएगा ना। तेल के कुओं की खुदाई। अब पूरी दुनिया में अधिकतम गहराई जो है 3-4 किलोमीटर की गहराई में अफ्रीका में किसी स्थान पे एक बार खोदा गया था। ठीक है, तेल की खोज के लिए मिला भी था तेल। और अमेरिका में भी कहीं पे इसी प्रकार का, वहाँ थोड़ा और गहराई में 5-6 किलोमीटर की गहराई तक खनन किया गया जो है तेल के कुएं की। ठीक है, तो कम से कम 5-6 किलोमीटर की गहराई में क्या क्या है उस चीज़ की जानकारी हमको इस प्रत्यक्ष स्रोत से मिल जा रही है। क्योंकि जब हमारे पास वैज्ञानिक विधियां नहीं थी, विश्लेषण करने की विधियां, तो हम इन्हीं परंपरागत ज्ञान के आधार पे किसी के विषय में अधिकतम जानकारी प्राप्त करते थे। जो ठीक है, अभी देखिए हम लोग के जो पूर्वज हैं, जो हमारे बाबा दादा हैं, ठीक है, अभी वो लोग देखिए जो हवा की दिशा देख के बता देंगे कि यहाँ पे बारिश होने वाली कि नहीं।
उनके पास कौन सा यंत्र है, जो कौन सा वो जो है क्लाइनोमीटर हो, सब लिए बैठे हैं जो। लेकिन अब एक अनुभव अनुभव भी कह सकते हैं, और उनका जो परंपरागत ज्ञान है। इस समय उमस ज़्यादा है, तो उमस ज़्यादा है तो लोग अनुमान लगाएं कि भैया उमस ज़्यादा है, बारिश की संभावना हो सकती है, क्योंकि उमस का मतलब कि पृथ्वी की सतह पे लो प्रेशर जनरेट हो गया, और लो प्रेशर जनरेट होगा तो हवाएं अब ऊपर उठ रही हैं, नीचे स्थान खाली हो रहा है, तो हवा तेज चलेगी, उसके साथ बारिश भी आ जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो अब ये सब कह सकते हैं कि जलवायु के बारे में ये हमारे ज्ञान कैसे थे, ये ज्ञान हमारे अनुभव, ठीक है, और हमारे जो पारंपरिक ज्ञान थे, ठीक है, उस पर आधारित थे जो। अब चूंकि वो चीज़ें नहीं है, उतना सटीक इन चीज़ों के अध्ययन से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास अब चूंकि उसके विकल्प मौजूद हैं, ठीक है, अत्याधुनिक मशीनें आ गई, अत्याधुनिक जो है वर्षा के पूर्वानुमान की विधियां आ गई, तो हम क्यों उस पर आश्रित रहेंगे जो। तो अब वो चीज़ें उतना प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन तब भी जो भी जानकारी थी वो हमारे इन्हीं सारे सोर्स से होती थी जो। तीसरा लिख लो, हाँ प्रत्यक्ष में ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लिखो। लिखो लिखो महासागरीय खुदाई परियोजना, महासागरीय खुदाई परियोजनाएं। देखिए, सागरीय क्षेत्रों में जो खास करके अपतटीय क्षेत्र होता है, जो बिल्कुल तट से लगा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, वो खनिज के भंडार होते हैं, खास करके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया पाए जाते हैं जो। ठीक है, तो वहाँ भी खूब महासागरीय खनन किया जाता है, खास करके इन क्षेत्रों में। उसमें 2 ही खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, इसके लिए जो है, तो वहाँ पे भी, क्योंकि महासागर की सतह भी अगर आप खुदाई करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिल सकती है जो। तो प्रत्यक्ष स्रोत में बस ये 2-3 लिखो, ज़्यादा नहीं। अब अप्रत्यक्ष स्रोत में आओ, क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोत से हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कितनी मिल जाएगी, भूपर्वटी की, इसके अंदर की तो कोई जानकारी मिल नहीं पाएगी अप्रत्यक्ष स्रोत से। अप्रत्यक्ष में जो तीनों आप लिखे हैं उसमें देखिए इसके गहराई की कोई बात है, ठीक है, इसके गहराई से नीचे कुछ हमको बात ही नहीं है जो। ठीक है, आप लिखो अप्रत्यक्ष स्रोत में। अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला लिख लो घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी, और दूसरा लिखो तापमान। ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, ठीक है, घनत्व, तापमान, प्रेशर, दबाव, दबाव, ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत में लिखना है। दबाव, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, हाँ साक्ष्य। अब लास्ट में लिखो ज्वालामुखी एवं भूकंप, ज्वालामुखी, लास्ट वाला भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूकंप। अब इसमें जितना भी आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत देखे हैं, ठीक है, इन सभी स्रोतों में खाली एक भूकंप को छोड़ दिया जाए, अब भूकंप को क्या, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन छोड़ दिया जाए, तो आधी अधूरी जानकारी सभी स्रोतों ने हमको प्रदान की है। ठीक है, चाहे वो तापमान का अध्ययन हो, चाहे दबाव का अध्ययन हो, चाहे प्रत्यक्ष स्रोतों में जो है खनन का अध्ययन हो, जितने भी सोर्स हैं भूकंप को छोड़ के, सभी ने हमको, किसी ने हमको पूरी जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्रदान नहीं की है। ठीक है, जितनी भी जानकारी हमारे पास आई,
ठीक है, कोई आधी जानकारी, कोई अधूरी जानकारी, कोई खाली भूपर्पटी की जानकारी। यानी अगर हमसे कोई पूछ ले कि भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो क्या क्या है, उसमें कहाँ घनत्व ज़्यादा है, कहाँ तरल है, कहाँ ठोस है, किस क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, इस सब का अध्ययन हमको ये सब हम दे ही नहीं पाते उत्तर जो है। लेकिन जब हमने भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण करके आंतरिक भागों का अध्ययन किया तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई जो है कि हाँ भैया कहाँ पे कौन से खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, कहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक सतह लिक्विड है, कहाँ पे सेमी लिक्विड है, कहाँ पे ठोस है। ये सारे प्रश्न का उत्तर जो है हमको अपने आप मिलते चले गए। तो जितने भी भूकंप को छोड़ के अन्य सोर्स हैं उनके बारे में कहिए 2-2 लाइन लिखवा दें, ठीक है, लिख ही लो। तुम लोग खाली जिस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, उस तरीके से हमें लग रहा है कि अगर नहीं लिखवाएंगे तो हमको पाप लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि ना लिखवाएं, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन लिख लो, लिखना जरूरी है क्योंकि क्लास में सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जो कुछ लोग मन लगा होगा कि भगवान अब कब छोड़ेंगे, कुछ लोग मन कम समझ में आ रहा होगा तब भी बोरिंग हो जाती है चीज़ें। तो कोई चीज़ समझ में आ रही तो आदमी बैठ सकता है, ठीक है। जो नहीं समझ में आती तो समझो बैठना एक तरह से अपराध की श्रेणी में आ जाता है जो, ठीक है, बंधक जिसको कहते हैं, बंधक बना के बैठे हैं जो, ठीक है। समझ में हम तो नहीं मानते कि सभी को आ रहा होगा, एक आध लोग को आ रहा होगा ज़्यादा, 10-20 लोगों को जो है 50% आ रहा होगा, 1-2% लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं आ रहा होगा कि भगवान की कौन सी कथा चल रही है 1-1.5 घंटे से, ठीक है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी सतह है, कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है, या आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है, ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन आएगा जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम ये आशा करते हैं कि कोई छूटेगा नहीं जिसको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप प्रश्न पूछिएगा, हम दोबारा भी बताएंगे, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है जो, ठीक है। संकोच ना कीजिए आप लोग, ठीक है, मतलब बारात की तरह आए हैं जो एकदम से कि जब तक कहेंगे नहीं तब तक खाएंगे ही नहीं, ठीक है, और कहीं 2 बार कह दिए तो इसे आ जाएंगे, खाएंगे ही नहीं, ठीक है। लोग होते नहीं से कि भैया जब तक कोई घर का कहेगा नहीं तब तक कुछ छुएंगे नहीं जो। और कुछ लोग होते हैं कि अपना पहुँच के देखे जो बढ़िया चीज़ है, पहले तो निरीक्षण कर लिए कि बढ़िया क्या क्या खाने में है, ठीक है, तो अपना जा खा पी लिए, और खा पी के तब अपना जो ज्ञान फेंकना हुआ वो शुरू किए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि सब इसी हुड़दंग में फंस जाते हैं, गोला तमाशा में, पता लगे जब तक इधर रह गए तब तक उधर खाना खत्म हो गया, और खाना नहीं खत्म हुआ तो मार हो गई। ये सब होता रहता है ना शादी विवाह में, अगर आप देखेंगे अमूमन तो जो है 50% तो मार हो ही जाती है, ठीक है, कुछ नहीं तो डीजे पे गाने बजाने को लेके ही हो जाएगी। सबसे बड़ा बवाल का कारण यही है, ठीक है, कि ये वाला गाना लगाओ, वो वाला गाना लगाओ, इसी में पता लगे 4 लोग खून खच्चर हो गए, है नहीं। हाँ, तो होशियारी इसी में है कि जाइए, सबसे पहला काम ये चिन्हित करना है कि अच्छी चीज़ क्या है, दूसरा काम है टूट पड़ना है, और तीसरा काम है कि खा के फिर वहाँ रुकना नहीं, भाग आना है जो है, नहीं तो झगड़ा होगा तो उसमें नाम आपका भी आएगा जी, क्योंकि सब कैमरा वैमरा चलता ही रहता है, फोटो वोटो सेशन चलता। हाँ, फोटो भी खिंचवा लीजिए, तो फिर फेसबुक पे क्या लगाएंगे हैं कि फलाने की जो है शादी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फला फला लोगों से, फला भैया से जो है इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई, ठीक है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें सारा पदनाम लिख देना है कि पूर्व में ये रहे हैं, वर्तमान में ये हैं, जिला युवा मंत्री, ये मंत्री, ठीक है, इस प्रकार से पूरा पदनाम सहित फला भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अपना कुछ नहीं लिखेंगे कि हम क्या हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फ़ोटो खिंचा के रख लेना है, फ़ोटो ठीक होती है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फी वेल्फी लेते रहिए, ठीक है, खाते पीते समय लीजिए, नहीं खाने के बाद लीजिए, ठीक है, लेकिन फ़ोटो खिंचाइए उसके बाद चले आइए जी, समझ गए। तो आगे बढ़ें, क्यों सोनल, हैं, बढ़ें, मतलब अगर थक गए हो तुम लोग तो ना बढ़ें, हैं,
हमारी इच्छा क्या, अकेले लोग इच्छा नहीं होती है जो है, ठीक है। जितने बहुमत में आप लोग हैं जो है, ठीक है, तो हम अब इतने निर्दयी नहीं हैं कि आप लोग मर रहे हो, ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो। लेकिन आप पढ़िए थोड़ा सा 10-15 मिनट अभी, और इतने मरेंगे नहीं आप लोग, इतनी छुई मुई भी नहीं है। चलिए लिखिए। प्रत्यक्ष वाले में लिखा है, 2-2 लाइन खाली लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं जो है। प्रत्यक्ष कारणों में, प्रत्यक्ष कारणों में पहला क्या लिखें? हाँ, प्रत्यक्ष स्रोत में जो भी व्याख्यान सब लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं जो। लिखिए, पृथ्वी प्रत्यक्ष स्रोतों में प्रत्यक्ष हाँ स्रोतों में पहला क्या लिखें? हाँ हाँ, 3 से लिखवाएं, तो पहला उसमें क्या लिखवाएं? हाँ बिल्कुल। प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन क्रिया के उपरांत प्राप्त चट्टानों के विश्लेषण से, प्राप्त चट्टानों के खनन क्या लिखे हो, पृथ्वी की आंतरिक, वाक्य क्या बोले, शुरू बोलो। ये भगवान, तुम बोल दो एक बार पूरा वाक्य। हाँ, चट्टानों का विश्लेषण करके, का विश्लेषण करके, का विश्लेषण करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खदानें लगभग 4 किलोमीटर तक विस्तारित हैं। अब 4 किलोमीटर तक विस्तारित, तो कम से कम 4 किलोमीटर की जानकारी हमको मिल गई जो है, कि 4 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चट्टान कैसी है, तापमान कितना बढ़ा 4 किलोमीटर तक प्रति 100 मीटर की गहराई में जाने पे, ये सारे एक तरह से अनुमान हमको लग गया जो है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार तेल एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए, इसी प्रकार तेल एवं प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की खुदाई की जाती है। खुदाई की जाती है, जिससे प्राप्त चट्टानें आंतरिक संरचना के बारे में सूचनाएं देती हैं। जिससे प्राप्त चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सूचनाएं देती हैं या प्रदान करती हैं। विश्व का सबसे गहरा कुआं, विश्व का सबसे गहरा कुआं, विश्व का सबसे गहरा कुआं संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे गहरा कुआं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में खोदा गया है, जिसकी गहराई संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, लिख दो, लिख ही लेंगे अब, कैलिफोर्निया में खोदा गया है, जिसकी गहराई लगभग
5 किलोमीटर तक है। यानी इतनी बातें स्पष्ट हो गई, ठीक है, आज की क्लास में, कि प्रत्यक्ष स्रोत जो हैं, ठीक है, खाली कहने को हैं, ठीक है, इनका अध्ययन करने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है। जो हम जानकारी मिल भी पा रही है तो हमको अधिकांश 5 किलोमीटर तक की जानकारी मिल पा रही है, और 5 किलोमीटर के आधार पे हम आगे का उसी के अनुपात में हम अध्ययन करके जोड़ते हैं कि भैया जब 5 किलोमीटर की गहराई में ये चीज़ें हैं, इतना तापमान, इतना दबाव है, तो आगे भी वैसे होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ठीक है, ये इस प्रकार का सामान्यीकरण जो है किसी भी अध्ययन की शुद्धता पे सवाल खड़े कर देता है। जो ठीक है, जो कि बाद में प्रसिद्ध भी हो गया, प्रमाणित भी हो गया कि हाँ ये गलत चीज़ें थी। जो तो प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पूर्ण रूप से बताने में सक्षम नहीं है, ठीक है, मन करे तो अब लिख भी सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब प्रत्यक्ष स्रोत के अतिरिक्त हम लोग क्या लिखे हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोतों में भी जो लिखे हैं आप, तापमान, दबाव, ये सब जो है ये थोड़ा हम कल बता देंगे जो है आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोरिंग टाइप टॉपिक है भी, भूगोल विषय भी है, ठीक है, तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे, ठीक है, और पता लगे सब ऊपर से चला गया जो बताए, कहानी सब बेकार हो गई जो है। तो बाकी कल जो है कल हम लोग यहाँ शुरू करेंगे तापमान और दबाव से जो है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सबको।